गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं राहुल सर आप सभी के सामने आज आपके क्लास 9th के साइंस का दूसरा चैप्टर जो कि जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल और गति के नियम। बल और गति के नियम के बारे में ये दूसरा चैप्टर है और उससे रिलेटेड यानी कि पहले हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। जैसा कि चिल्ड्रन फोर्स हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए कि हम अच्छे से अच्छे आपको टॉपिक्स और नोट्स दे सकें और जिससे कि आप काफ़ी अच्छे से समझ सकें। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है फोर्स और फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स मतलब सबसे पहले चिल्ड्रन मैं आपको बता दूं कि फोर्स मतलब होता क्या है। तो फोर्स बल को कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ पे अगर हम बल लगाते हैं या किसी कार्य को करने के लिए अगर हम बल का उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी चीज़ को उठाना चाहते हैं, किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, किसी चीज़ को मूव कराना चाहते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह हटा के मूव करते हैं, या फिर किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं या फिर किसी चीज़ को खींचते हैं, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है या फिर जिसके द्वारा हम उन सारी चीज़ों को कर पाते हैं वही है हमारा बल। कह लें कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए नहीं बल्कि ऐसे कार्य को करने के लिए जिसमें हमें क्या करना पड़े, जैसे कि किसी चीज़ को खींचना पड़े, ठीक है, या फिर उसको धक्का देना पड़े, धक्का लगाना पड़े, या फिर उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना पड़े, ठीक है, या फिर किसी को मोड़ना, मतलब कि कोई वस्तु रखी है उसको मोड़ना है, घुमाना है, तो मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है या फिर जिसके द्वारा उन चीज़ों को करते हैं, ठीक है, उसको ही हम बल कहते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं साधारण सा और सिंपल से भाषा में, जो कि आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हो कि अ फोर्स इज अ पुल। ये क्या है? अ पुल और पुश। अ पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड क्या? फोर्स। मतलब अभी बताया हमने कि किसी चीज को खींचना या फिर उसको धक्का लगाना, यानी किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं या फिर उस पर धक्का लगाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, जिसकी एसआई यूनिट होती है यानी जिसका मात्रक होता है, हर एक चीज की एक यूनिट होती है। जैसे कि लंबाई को अगर हम ये कर रहे हैं तो उसका मात्रक लेंथ का मीटर है ना। अगर टाइम बताना चाहते हैं तो टाइम को किसी मात्रक के द्वारा हम बताते हैं ना कि इतना सेकेंड, इतना घंटा, तो वो सेकेंड, घंटा और मिनट ये क्या है? उसकी यूनिट है। इसी प्रकार इस फोर्स को हम बताने के लिए कि कितना फोर्स लगाया गया, तो उसको बताने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है, एक मात्रक की आवश्यकता होती है, जिस मात्रक को हम क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। और इसकी एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है? एसआई यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। न्यूटन, ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट चिल्ड्रन न्यूटन होती है, जिसको आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं इसी के, जैसे कि अब बताते हैं कि आप इस फोर्स का अनुभव आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यानी कि दिन प्रतिदिन के कार्य में, गतिविधियों में आप इसका यूज करते हो। जैसे कि किसी चीज को उठाते हो, लिफ्टिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, ठीक है, और भी क्या लें, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, लिफ्टिंग, पुलिंग हो गया, पुशिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक है, प्रेसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ट्विस्टिंग हो गया यानी किसी चीज़ को मोड़ना है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए यदि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हो, ठीक है, या दरवाज़ा को खींचकर बंद करना होता है, तो जब खींचते हो तो भी बल लगाते हो। बैलून लिए हो या फिर गुब्बारा लिए हो, उसको प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो भी बल लगा रहे हो। किसी वेट को उठा रहे हो, किसी वेट को उठाना है तो उस समय भी आप फोर्स लगाते हो, ठीक है। तो फोर्स के टाइप्स आप पढ़ चुके होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसे फोर्स हैं जो कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स की। किसकी? इफेक्ट ऑफ फोर्स की। मतलब फोर्स तो जान गए कि फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को खींचने, ढकेलने या फिर कह ले तो उठाने के लिए जिस चीज़ का या जिसके द्वारा
वो चीज़ पूर्ण हो पाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। या किसी वस्तु पर किसी वस्तु को ठेलना यानी धक्का देना या फिर खींचना ही क्या है, बल है। ठीक है, तो ये तो जान गए। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि बल के प्रभाव। बल के क्या क्या प्रभाव हैं, बल के प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में हम कुछ आपको बताएंगे। तो चिल्ड्रन मैं बता दूं कि इस बल के प्रभाव को, इफेक्ट ऑफ फोर्स को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, कैन नॉट सी, इसको महसूस किया जाता है। ठीक है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको केवल जज किया जाता है, इसका निर्णय केवल किया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स ओनली कैन जज, नॉट कैन, वी कैन नॉट सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स आर एज फॉलोज, निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, या देयर आर फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पहला क्या है, पहला हम ले लें कि इट कैन स्टॉप या दे कैन स्टॉप, या अ फोर्स कैन स्टॉप कह लें, अ फोर्स कैन स्टॉप, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, अ फोर्स कैन मूव, अ फोर्स कैन मूव, अ फोर्स कैन मूव अ रेस्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, STATIONARY, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चौथा है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो बोल सकते हैं कि अ फोर्स, 1 मिनट चिल्ड्रन, 1 मिनट। या अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब चौथा क्या लिखेंगे कि अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या लिखेंगे, पांचवा जानिए, पांचवा क्या लिखेंगे, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज a force can change the shape and size of an object। यानी कि फोर्स ये एक चीज कर सकते हैं, यानी फोर्स से हम इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। दिया जैसे पहला क्या दिया था, अ फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट को यानी कि गतिशील वस्तु को हम फोर्स लगा के बल के कारण या बल के प्रभाव से उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब चिल्ड्रन रुकी हुई वस्तु को कहते हैं। ठीक है, स्थिर यानी स्थिर वस्तु को, जो वस्तु स्थिर है एक जगह पे, ठीक है, रुकी हुई हो। तो क्या फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी स्थिर वस्तु को मूव करा सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी वस्तु के स्पीड को क्या करा सकता है, यानी कि फोर्स लगाकर, बल लगाकर किसी भी वस्तु के स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को हम फोर्स लगाकर यानी कि फोर्स के द्वारा किसी भी वस्तु के डायरेक्शन यानी मूविंग मतलब जो भी वस्तु गतिशील वस्तु के डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, कह रहा है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है क्या कि फोर्स लगाकर यानी बल लगाकर या बल के प्रभाव से हम किसी भी वस्तु के शेप यानी आकार और आकृति को उसके क्या कर सकते हैं, चेंज
कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है चिल्ड्रन। सो हम जानेंगे कि अब इस चीज़ों को हम करेंगे कैसे और करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स, हम एग्जांपल के तौर पे इनको आपको और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके द्वारा इसको और भी थोड़ा सा क्लियर करें, ये मैं कोशिश हमारी रहेगी। और मैं यही कोशिश करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा किसी एग्जांपल्स को देकर इसको मैं और भी क्लियर करूँ आपको। ओके चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, किसी एग्जांपल्स को लेकर मैं आपको और भी इन सारे इफेक्ट्स को क्लियर करना चाहूँगा। अ फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फुटबॉल है, फुटबॉल को किसी ने किक किया। ये सपोज दैट ये क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, ये फुटबॉल मैं बना रहा हूं। दिस इज ए फुटबॉल। इसको यहां से किसी ने क्या किया, किक किया, किक लगाया। ये कोई भी मान लीजिए कि लड़का है, ठीक है, और यहाँ से इसने अपने एक पाँव से ये किक किया, एक पाँव से इसको किक किया। ठीक है, इसने किक मारा और ये फुटबॉल डंगरते हुए कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, रोलिंग करते हुए यहाँ आ गया। ये फुटबॉल रोलिंग करते हुए यहाँ आ गया, यानी कि ये फुटबॉल की रोलिंग है और ये रोलिंग करते हुए यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखिए, किसी ने यहाँ पे यानी फुटबॉल की जो ए पोजीशन है, इस ए पोजीशन पे फुटबॉल था, यहाँ से किक किया। तो जब किक किया तो ये रोलिंग करते हुए यहाँ आ गया। ठीक है, अब जब ये रोलिंग करते हुए ये यहाँ आ गया तो यहाँ से दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये व्यक्ति दूसरा है, कोई सेकंड पर्सन इधर से क्या करता है, देखिए मैं बताता हूँ। वो पाँव को उठा के इसको यहाँ पे रोक दिया, अपने एक पाँव से इसको क्या किया है कि स्टॉप कर दिया है। एक पाँव से इसने मतलब पाँव को लगाया, ऐसे पाँव को लगाया एक पैर को यहाँ पे, और ये फुटबॉल यहीं स्टॉप हो गई, है ना, स्टॉप हो गई। तो ये देखिए पहले वाले इफेक्ट को प्रूफ करता है, क्या कि पहले वाले और दूसरे वाले को फोर्स यहाँ पे लगा। यहाँ पे फुटबॉल क्या है, स्टेशनरी है यानी कि स्थिर है, स्टेशनरी है। ये यहाँ पे स्टेशनरी है, ठीक है, और यहाँ पे ये फुटबॉल मूव करके यहाँ आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये मूविंग कर रहा है, मूविंग पोजीशन में है, यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन में था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक बंदे ने क्या किया कि यहाँ से फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल को किक किया। फुटबॉल जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब स्टेशनरी पोजीशन में था, रुका हुआ था, स्टॉप था, तो यहाँ से इसने किक किया। तो किक किया तो जाहिर सी बात है, किक किया तो उसको ठेला या फिर उसको पुश किया। ठीक है, पुश किया ना, तो जब पुश किया तो वो जाहिर सी बात है कि वो फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा। तो यहाँ से इसने फोर्स लगाया, तब जाके ये बॉल रोलिंग करते हुए यहाँ आ गया, रोलिंग करते हुए यहाँ आ गया। और यहाँ पे खड़ा दूसरा बंदा, यानी कि जो दूसरा बंदा है यहाँ पे, इस बंदे ने क्या किया कि अपने एक पाँव को उठा के फुटबॉल के पास रख दिया, ताकि फुटबॉल वहीं पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। फुटबॉल वहीं पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। तो यहाँ भी उसने क्या किया कि अपने एक पाँव से उसको क्या कर लिया, रोक लिया, पाँव लगाया। और जाहिर सी बात है कि जो हमारे पैर का, जो इस बंदे का पैर का जो बल है, इस रोलिंग में जो रोलिंग करते हुए फुटबॉल में जो फोर्स लगा है, उस फोर्स से ज़्यादा है, तभी तो यहाँ पे इसने बल लगा के इसको क्या किया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, तभी जाके वो बॉल स्टॉप हुआ।
नहीं तो बॉल रोलिंग करते हुए और आगे तक जाता ना, बॉल रोलिंग करते हुए और आगे तक जाता। तो इस तरह से इसने क्या किया कि यहाँ पे रोक लिया। तो देखिए पहले और दूसरे को ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका कि द फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगाकर हम स्टॉप कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं, ठीक है। या फिर अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं। यहाँ से किक किया, फोर्स लगाया, तो ये रोलिंग कर मतलब मोशन में हो गया ना, और मतलब मूव करने लगा, मोशन में हो गया। और यहाँ से फोर्स लगाया तो ये स्टॉप हो गया, मूविंग करता हुआ यहाँ पे आया था, यहाँ से बल लगाया तो स्टॉप हो गया। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा साइकिल चला रहा है, ठीक है, मतलब साइकिल चलाते हुए जा रहा है, किसी ने मान लो कि उससे उसको पीछे से पकड़ लिया, पीछे से खूब खींच के पकड़ा हुआ है, और जब खींच के पकड़ा हुआ है तो क्या होगा कि उसकी साइकिल आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी ना। तो यानी कि वो खींच रखा है उसके पीछे से उसके साइकिल को, यानी बल लगाकर खींच रखा है, तभी तो चलती हुई ऑब्जेक्ट को उसने रोक दिया, ठीक। और दूसरी बात कि जब एक बंदा रुका हुआ है, साइकिल पर बैठ के रुका हुआ है, और उसको मैंने पीछे से ठेल दिया, धक्का दे दिया, तो जब धक्का दे दिया तो उसकी साइकिल मोशन में हो जाएगी ना। तो इस तरह से हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं, स्टॉप भी करा सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए इफेक्ट जो था, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु नहीं, एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे, मतलब एक लड़का है जो कि साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे आ रहा है, साइकिल चलाते हुए आराम से जा रहा है, और किसी ने पीछे से उसको ठेलना शुरू कर दिया, ठीक है, धक्का देना शुरू कर दिया। जब पीछे से उसको किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया तो उसकी साइकिल और तेज चलने लगेगी ना। एग्जाम्पल हम डेली के लाइफ में देखते हैं कि अगर हम धीरे धीरे साइकिल चला रहे हैं, पीछे से किसी ने पुश करना शुरू कर दिया, यानी कि प्रेस धक्का देना शुरू कर दिया, तो उस समय क्या होता है कि हमारी साइकिल और तेज डगरने लगती है, और तेजी डगरने लगती है। तो उसकी स्पीड चेंज हुई कि नहीं हुई? पहले तो कुछ और स्पीड से धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया वो और तेज क्या हो गया, चलने लगा। तो उस तरह से क्या हुआ कि ये फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब रही बात ये, देखिए फोर्स लगाकर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम बैडमिंटन खेलते हैं चिल्ड्रन, बैडमिंटन खेलते हैं ना, सभी लोग खेलते हैं, सब लोग खेलते होंगे, उम्मीद करते हैं। तो जब बैडमिंटन खेलते हैं तो जो उसका कॉर्क होता है, यानी जिसको हम चिड़िया कहते हैं अपनी भाषा में, बैडमिंटन का चिड़िया कहते हैं या फिर कॉर्क कहते हैं उसको, कॉर्क, ठीक है। तो उसका जो कॉर्क होता है, तो अगर यहाँ से इस मान लीजिए कि ये बैडमिंटन है, यहाँ से किसी ने पकड़ रखा है, ठीक है, और यहाँ से इस कॉक को, इस रूप में होता है कॉक, इस कॉक को मारा, ये कॉक क्या होता है कि उल्टे दिशा में क्या होने लगता है, जाने लगता है, यहाँ आया और यहाँ आया, ठीक। और जो इधर वाला बंदा है, अब वो क्या करेगा कि इस कॉर्क को, जब ये कॉर्क यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इस कॉर्क को क्या करता है कि यहाँ वाला जो बंदा खड़ा है, इस बंदे ने भी एक शॉट लगाई। अब यहाँ से इस बंदे ने भी शॉट लगाई, जब यहाँ से इसने इस तरह मारा कॉर्क को, तो ये कॉर्क इस डायरेक्शन में जाने लगा, है ना। और जब इसने इधर से शॉट लगाई तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इधर का हो जाता है कि नहीं। अब ये कॉर्क किस डायरेक्शन में जाने लगेगा, तो अब ये कॉर्क इस डायरेक्शन में विपरीत होके जाने लगेगा, यानी कि अब ये कॉर्क की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अब ये कॉर्क की डायरेक्शन इस तरह से जाने लगेगी, यानी कि इस दिशा में जाने लगेगी, है ना, उसकी ठीक विपरीत दिशा में। क्यों विपरीत दिशा में जाने लगी? क्योंकि यहाँ से इस बंदे ने
फोर्स लगाया था, बैडमिंटन खेला था, तो इस डायरेक्शन में जा रहा था। और जैसे ही इसने दूसरे बंदे ने उधर से भी फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, इस तरह से डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। दूसरी बात, अब इसको हम देख सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल से भी, जैसे कि अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर कोई साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, ठीक है, साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, और उधर से दो बच्चों ने क्या किया, या फिर दो लड़कों ने, एक लड़का साइकिल चलाते हुए जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि एक लड़का यहाँ से साइकिल चलाते हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इधर से उसके हैंडल को, यानी जो साइकिल का हैंडल है ना, इस हैंडल को पकड़ के दो लड़कों ने इधर का ठेलना शुरू कर दिया, है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना शुरू कर दिया। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यानी कि उसकी साइकिल आगे जाएगी, वो पीछे ही चलती आएगी, है ना, होता है ना। तो इस तरह से हम फोर्स लगा के मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब पांचवा हो गया, पांचवा क्या दिया है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। तो पांचवा में फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, फोर्स क्या कर सकता है कि किसी भी वस्तु के आकार को बदल सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम स्प्रिंग एक ठो ले लिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं देखता हूं, आपको बताता हूं कि अगर हमने क्या ले लिया, एक स्प्रिंग ले लिया है, चलिए एक स्प्रिंग ले लिया, यहां से मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, ऐसे एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग रहा, ठीक है, और ये अभी क्या है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब दूसरी स्प्रिंग, अगर उसको हम दोनों तरफ से खींचते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि यहाँ से किसी ने खींचना शुरू किया इधर का, और यहाँ से किसी ने इधर का खींचना शुरू किया, यानी कि दोनों डायरेक्शन में स्प्रिंग को खींचा गया, तो स्प्रिंग की शेप चेंज हुई कि नहीं हुई, और साइज भी उसकी चेंज हो गई, यानी शेप के साथ साथ उसकी साइज भी चेंज हो गई, बड़ी हो जाती है। दूसरी बात कि अगर हम बैलून लेते हैं, कोई गुब्बारा बैलून जो है उसको अगर हम फुलाते हैं, हवा भरते हैं उसमें, हवा भरने के बाद बैलून फुला हुआ है, अब उसको अगर हम अपने दोनों हाथों के बीच में रख के प्रेस करेंगे, दबाएंगे भी तो भी बल लगता है, जब दबाएंगे तो उसका शेप चेंज होगा, शेप के साथ साथ उसका आकार भी चेंज होगा, क्योंकि पहले तो था गोल, और जैसे ही उसको दबाया हमने वो हो गया चिपटा, ऐसे हो गया, है ना, तो उसका शेप भी चेंज हुआ, साइज भी चेंज हुआ, है ना। तो इस तरह से चिल्ड्रन जो हमारा फोर्स है वो, उसके कई सारे इफेक्ट होते हैं, कई सारे प्रभाव होते हैं, यानी कि फोर्स के इफेक्ट कई ठो होते हैं, यानी फोर्स लगाकर हम किसी भी गतिशील वस्तु को, किसी भी वस्तु के आकार को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लोहे की रॉड ले लेते हैं, जैसे कि लोहार लोहे की रॉड को क्या करते हैं, पीट पीट के, मतलब लोहे की रॉड अगर है तो सीधा है, लोहे का छड़ सीधा होता है, उसको पीट कर वो क्या कर देते हैं, गोल बना देते हैं, तिरछा इस तरह बना देते हैं, तो पीटते हैं यानी बल लगाते हैं, तब वो क्या हो जाता है, उसका शेप और साइज दोनों ही चेंज हो जाता है, ठीक है चिल्ड्रन। तो बस इस सारी चीज़ों को बताने का मेरा इतना ही मकसद था कि फोर्स से, यानी फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि बल के ये प्रभाव हैं, बल के प्रभाव से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी सारी चीज़ें भी पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चिल्ड्रन हम पढ़ेंगे आज का बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं आपको कि बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं, उसके बारे में कुछ आपको मैं बता दूं। फोर्स तो वैसे कई सारे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, लेकिन ये फोर्स आपने नहीं पढ़ा होगा, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को आप नहीं पढ़े होंगे,
जिसको मैं बताऊंगा कि बैलेंस्ड फोर्स एंड, चलिए अब बैलेंस फोर्स ही लिखते हैं और नीचे लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, ये दो फोर्सेस हैं। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है संतुलित बल, इसको हिंदी में कहते हैं संतुलित, संतुलित बल। नाम से ही पता चलता है, अगर इसको डिफाइन हम करना चाहें तो इसके नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं, नाम से ही हम जान सकते हैं कि इसमें क्या होता होगा, ठीक है। और ये असंतुलित बल होता है, असंतुलित बल होता है, ठीक है। ये असंतुलित बल और ये संतुलित बल इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन, ये बता दें कि जब सारे फोर्स यानी जितने भी फोर्स किसी बॉडी पे लगाए जाते हैं, जितने भी फोर्स लगाए जाते हैं किसी बॉडी पे, ग्रेविटेशनल हुआ, फोर्स ऑफ रिएक्शन हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, ठीक है, पुश और पुल फोर्स, फोर्स ऑफ पुश और पुल, ये हुआ, तो मतलब जितने भी फोर्स लगाए जाते हैं वो सारे फोर्स क्या हो जाते हैं जब शून्य होंगे, जब सारे फोर्स का रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम शून्य आएगा, तब हम कहेंगे कि वो बैलेंस्ड फोर्स है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में डिफाइन करें तो मैं बताऊं कि किसको कहते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a body is zero. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the force are called balanced force. मतलब क्या कह रहा है कि if the resultant of all the forces, जब सारे यानी जब सभी, यदि सभी बल का परिणाम क्या हो, जीरो हो, जब उन सभी बलों को किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए तब उसकी रिजल्ट क्या है, जीरो आए, उसका परिणाम जीरो हो, तो उस बल को हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। लेकिन अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, ठीक, उसका उल्टा, इसमें जीरो होगा, इसमें नॉट जीरो होगा। यानी जितने भी फोर्स हम लगाते हैं किसी बॉडी पे, जो भी फोर्स लगाते हैं, उस लगाए गए फोर्स के द्वारा उसका परिणाम क्या हो, शून्य आता हो, मतलब उस बल लगाने से हमें कोई इफेक्ट नज़र नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे कि वो बैलेंस्ड फोर्स है। यानी कि जो हमारे द्वारा लगाया जा रहा है वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स लगाया जा रहा है। लेकिन अगर जब हम जितने भी सारे बल हैं किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, उस समय क्या होगा कि उसका परिणाम जीरो नहीं होगा, मतलब उसके यानी बल लगाने से हमें कोई प्रभाव देखने को मिलेगा, तो उस समय हम कहेंगे कि वो फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। बस इतना याद रखो कि बैलेंस फोर्स क्या होता है कि जीरो होता है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स जीरो नहीं होता है। और दूसरी बात कि जब बैलेंस फोर्स, हम कभी भी किसी वस्तु पर जब कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता, उसको बैलेंस फोर्स कहेंगे। यदि हम किसी वस्तु पर जो बल लगा रहे हैं, उस बल के लगाने से अगर कोई प्रभाव हमें देखने को मिलता है, कोई भी इफेक्ट देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, यानी उस वस्तु पर लगाया गया जो फोर्स होगा वो अनबैलेंस्ड होगा, ठीक है चिल्ड्रन। चलिए अब इसके बाद, ये तो समझ गए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके बाद इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि किसको कहते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल्स मैं ले लूँ, जैसे कि अगर उसको कहते हैं रस्सी, थ्रेड पुलिंग जिसको हम कहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हों, जैसे कि दो तरफ से रस्सी खींचते हैं, दो टीम होती है, एक टीम उधर एक टीम इधर, ठीक है, और रस्सी होती है, बीच में रस्सी दे दी जाती है। उस रस्सी को खींचना अगर पड़े, उस रस्सी को अगर खींचना पड़े, उधर से भी एक बंदा खींच रहा है, इधर से भी एक बंदा खींच रहा है, ठीक है। अगर दोनों बंदे एक जैसे हों, ठीक है, ये दोनों टीम बराबर हो, तो उस समय क्या होगा कि ना रस्सी उधर ज़्यादा खींचेगी और ना ही ज़्यादा इधर, ठीक है। यानी कि दोनों अपनी बल दोनों तरफ से लगाकर सामान ये से खींचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब वही बल यानी कि वही रस्सी में अगर एक तरफ का टीम यानी एक तरफ की टीम जो होगी, अगर वो स्ट्रांग होगी या फिर कह लें तो मजबूत होगी,
तो क्या होगा कि दूसरी तरफ की टीम जो वीक होगी वो उसकी तरफ खींची चली आएगी कि नहीं आएगी। या फिर अगर दोनों तरफ से खींच के रखे हुए हैं, उधर से उसने भी रस्सी खींच रखा है, इधर से मैंने भी रस्सी खींच रखा है, अगर मैंने थोड़ी सी ढील दी तो उधर वाले क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया ना, क्योंकि उसने तो बल लगाया, उसने मतलब अनुमान नहीं किया था, इमेजिन नहीं किया था कि मैं छोड़ भी दूंगा या ढीला छोड़ूंगा। अगर मैं ढीला छोड़ दूंगा तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसने तो फोर्स लगा रखा है, अपनी ओर खींच रखा है ना। अब मैं ढीला छोड़ दिया उसी की ओर, तो इधर से फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन उधर का फोर्स बढ़ गया ना। जब उधर का फोर्स बढ़ गया मतलब एक तरफ का फोर्स बढ़ गया और दूसरी तरफ का फोर्स क्या हो गया, घट गया। तो क्या होगा, उस समय अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। लेकिन अगर वही दोनों तरफ से समान रस्सी को खींचे रखे हैं, ठीक है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो उस समय क्या होगा चिल्ड्रन, कि वो बैलेंस्ड फोर्स होगा। थोड़ा सा मैं और एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। चलिए किसी और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि एक यहाँ पे मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है चिल्ड्रन, ये क्या है, ग्राउंड है। और इस पे एक हेवी बक्सा रखा हुआ है, यानी एक बॉक्स रखा गया है, इस पे एक हैवी बॉक्स रखा गया है, यानी इसको हम बक्सा कह लें, ये रखा गया है, ठीक है। और यहाँ से इसका ये क्या है, बंद करने का ये है, जो कि यहाँ पे है, ये यहाँ से बंद है, ठीक है। ये बॉक्स रखा गया है इसमें, जिससे देखिए यहाँ से ये नीचे की ओर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और इसके ऊपर डायरेक्शन में क्या लगेगा, तो ऊपर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिएक्शन लगेगा, ठीक है, जिसको हम एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड कहते हैं। यानी कि इस जमीन के द्वारा भी एक बल लगाया जाता है ऊपर की ओर, यानी कि ये जमीन भी, ये ग्राउंड भी ऊपर की ओर बल एक्सर्ट करेगा, ठीक है, लगाता है। तो इसको कहते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। यानी जितना उस पर बल पड़ता है, ये एग्जाम मतलब आप आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। तो तीसरे लॉ ऑफ मोशन में इसके बारे में थोड़ा सा जानने को मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं बस, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फोर्स ऑफ रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो किसके द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा, तो ग्राउंड, एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए यहां से ये इधर की ओर पुश कर रहा है, ये इधर की ओर पुश कर रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ पुश लग रहा है, फोर्स ऑफ पुश, PUSH, पुश। और यहाँ पे लग रहा है इधर से क्या, मान लीजिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि ग्राउंड और इसके बीच में लग रहा है, यानी बक्से और इस बॉक्स और ग्राउंड के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए ये चार बल क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये चार बल यानी कि ये फोर फोर्सेस, द फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स आर, ये चार फोर्सेस एक्टिंग होंगे इस बक्से पे, ठीक है। जब कोई भी बक्सा एक ग्राउंड पे रखा गया है तो इस पे चार बल, यानी कि चार प्रकार के बल इस पे क्या होंगे, अप्लाई होंगे, ठीक है, या एक्ट करेंगे, एक्ट ऑन द बॉक्स, यानी द फोर फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉक्स, वो इस प्रकार है, चार बल, ठीक है। अब देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या ये बक्सा इस पर ग्राउंड पे रखा गया है, तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, ऊपर की ओर फोर्स ऑफ रिएक्शन लगा है, तो ये दोनों तो हमेशा समान रहेंगे, ये दोनों हमेशा ही समान रहेंगे, क्योंकि ना ऊपर उठ के जाएगा ना ही नीचे जाएगा, ठीक है। तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, कि क्या मतलब, ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा। एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज इक्वल, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। लेकिन बात रही अब इन दोनों की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ पुश। तो देखिए जब यहाँ से हम फोर्स ऑफ पुश कर रहे हैं, जब यहाँ से हम इस पे बल लगा रहे हैं,
अब इधर की ओर इस बक्से पे हम बल लगा रहे हैं, इधर की ओर ठेल रहे हैं, तो क्या होगा कि इस बक्से और ग्राउंड का जो सरफेस होगा उस सरफेस पे एक फ्रिक्शन यानी घर्षण होगा, और घर्षण की वजह से उस पर घर्षण बल क्रिएट होता है, ठीक है। और जब घर्षण बल इधर से क्रिएट होगा तो अगर बक्सा उधर का घसकेगा तब तो कहेंगे अनबैलेंस, लेकिन अगर यहाँ पे ये बक्सा क्या होगा कि इधर से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स ऑफ पुश लग रहा है, तो दोनों तरफ से क्या होगा बल लग रहे हैं, तो ये बक्सा न उधर जाएगा न इधर जाएगा, क्योंकि ये हेवी है, ये हेवी बॉक्स है। अगर किसी हेवी बॉक्स को हम क्या करते हैं ठेलेंगे तो वो हिलता है अपनी जगह से? नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा ना, क्योंकि वो हेवी है, और हेवी होने के कारण इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से अगर हम इधर से भी ठेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये फोर्स अपने मतलब ये बॉक्स जो होगा ये अपने जगह पे ही रहेगा, हिलेगा नहीं। तो जब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, जब इस बक्से में इतने फोर्स लगने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये अपने जगह के जगह पे ही रहेगा, स्टेशनरी स्थिर ही रहेगा, ठीक है ना। तो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा, तो क्या करेंगे, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये बैलेंस फोर्स है, यानी इस पे लगाए गए जितने भी बल हैं वो सारे उसके परिणाम क्या होंगे? शून्य हो गए, तभी ये बक्सा अपनी जगह पे ही रह गया, टच से मस नहीं हुआ। जब टच से मस नहीं हुआ, ये बक्सा नहीं हिला, अपने जगह पे ही रह गया, मतलब इस बक्से पे लगाया गया जो बल है वो क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। यानी जब बैलेंस्ड होगा, मैंने बताया था पहले ही कि जब बैलेंस होगा तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है, न आगे बढ़ेगा न पीछे हटेगा, अपने जगह पे स्टेशनरी पोजीशन पे ही फिक्स रहेगा। तब उस पर क्या होगा कि इसका मतलब जब फिक्स रहने का मतलब ये सारे जो बल लगाए गए वो क्या है? असफल है ना, निष्परिणाम है। तो जब निष्परिणाम है मतलब शून्य है, और जब शून्य है का क्या मतलब? कि ये बैलेंस फोर्स है, ठीक है। अब अनबैलेंस फोर्स की मैं बात करूं तो अनबैलेंस फोर्स एक, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लिए एक ग्राउंड और इस पे एक हम टॉय कार ले लेते हैं, चलिए एक टॉय बना लेते हैं, यानी कार के शेप में एक टॉय बना लेते हैं। ये एक मान लीजिए कि टॉय है, कार है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या होगा कि ये ऊपर की ओर लगेगा फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, ठीक है, यानी ग्राउंड के द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, और नीचे की ओर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि नहीं होगा? ये नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब देखिए, अब इसका थोड़ा सा क्वालिटी मैं बता रहा हूँ, देखिए इधर से लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इधर से मान लीजिए फोर्स ऑफ पुश लग रहा है, ठीक है। इधर से फोर्स ऑफ पुश और इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो देखिए क्या होगा, ये दोनों तो हमेशा इक्वल होंगे, यानी फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ पुश ये यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। फोर्स ऑफ पुश, क्योंकि ये टॉय है, एक टॉय कार है, ठीक है। अगर इधर से हम पुश करेंगे किसी टॉय कार को जमीन पे, उधर से हम पुश करेंगे तो ये अपने डायरेक्शन को यानी कि रुकी हुई है वो मोशन में हो जाएगी नहीं, जैसे ही हम पुश करेंगे वो मोशन में हो जाएगी। इसके द्वारा फ्रिक्शन तो लगेगा लेकिन फ्रिक्शन कम होगा, किसकी अपेक्षा? फोर्स ऑफ पुश की अपेक्षा, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ पुश, यानी कि इस टॉय पर जो हमने फोर्स लगाया वो फोर्स जो हमने धक्के देकर लगाया, उस धक्के वाले फोर्स से हमारा जो ग्राउंड के द्वारा इस पहिए पे यानी ग्राउंड के द्वारा इसके जो व्हील पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो क्या होगा? कम होगा। जब कम होगा तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ पुश जो हमने कार पे लगाया, इसके द्वारा हमारी जो ये टॉय कार है वो मूव कर लेगी,
यानी मूव कर लेगी। यानी मूव करने का मतलब क्या कि इसमें इफेक्ट उत्पन्न हुआ, यानी प्रोड्यूस हुआ, इफेक्ट हमें जज करने को मिला, ठीक है ना, देखने को मिला। यहाँ पे फोर्स ऑफ इफेक्ट क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। जब फोर्स ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ऑल फोर्सेज यानी रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज जो होंगे वो जीरो नहीं है। और जब जीरो नहीं है तभी तो वो मूव किया, जीरो होते तो मूव नहीं करता, ये वहीं का वहीं रह जाता जैसे इसमें था। लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ पुश इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई ऑन द व्हील ऑफ ए टॉय कार, ठीक है ना। तो जिसके कारण ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये टॉय कार जो है वो क्या किया, मूव किया, हल्का सा मूव किया, मूव करके आगे बढ़ गया, मूव करके आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ गया तो मतलब इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। और जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है मतलब चिल्ड्रन कौन सा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है चिल्ड्रन, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात मैं करूं कि जैसे देखिए, अगर हम साइकिल चला रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर रेसिस्टेंस यानी हवा बह रही है, हवा प्रेशर से बह रही है, और जब इधर से हम साइकिल चलाते हैं, जब उधर से हवा बह रही है हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है, क्या होता है चिल्ड्रन, क्या होता है, आप बताइए क्या होता है? तो देखिए, होता ये है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलती है लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है हमारे जो साइकिल पे सामने से जो एयर प्रेशर या एयर रेसिस्टेंस लगता है, या एयर रेसिस्टेंस के द्वारा जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा साइकिल स्लो चलने लगती है, हम कितना तेज चलाने की कोशिश करें। मतलब वहाँ पे फोर्स क्या हुआ, अनबैलेंस हुआ। क्योंकि अगर जिससे हम यूनिफॉर्म स्पीड से साइकिल चला रहे हैं और वो साइकिल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और जैसे ही हवा बहना शुरू हुआ, हम साइकिल चला के जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो जैसे ही हवा बहना शुरू हुआ तो हमारे इस यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बाईसाइकिल जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इफेक्ट देखने को मिला, घटेगी, यानी कि ये स्लो होगा ना, इसकी स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी, चेंज होगी। दैट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स आर नॉट जीरो, दिस इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि उस समय उस साइकिल पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। या फिर चिल्ड्रन, अगर हम देखते हैं कि हम किसी स्पीड से चल रहे हैं, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे, यानी जो रोड है वो हमारा इंक्लाइंड है, यानी कि इस तरह स्लीपरी इंक्लाइंड है, और इस पे से अगर हम साइकिल चलाते हुए, यहाँ से ये साइकिल है और चलाते हुए हम आ रहे हैं, तो ये डगरते हुए, यानी कि इस समय हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से हम चलते आ रहे हैं, और जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन पे आए तो हम पैडल मारते हैं, या फिर पैडल मारने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, साइकिल अपने आप चलती जाती है और उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है ना। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, जो अपोज करता है, वो अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? इंक्लाइंड प्लेन की वजह से कम हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण ये साइकिल डंगरते हुए आगे बढ़ जाएगी और उसकी स्पीड चेंज होगी। अगर उस तरह भी नहीं, तो अगर हम इस तरह चल रहे हैं और जो फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस है, प्रेशर ऑफ एयर रेसिस्टेंस, वो भी उसी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है जिधर हम चल रहे हैं, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हम साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में एयर प्रेशर या एयर रेसिस्टेंस लगता है, तो क्या होगा कि हमारी साइकिल तेज चलने लगती है। जैसे कि हम जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हवा भी चल रही है, हमारी साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, स्पीड चेंज होती है। जब स्पीड चेंज होगी यानी कि इसका इस साइकिल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स दिस फोर्स एंड दैट फोर्स एक्ट ऑन द बाईसाइकिल इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है चिल्ड्रन, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो आप हमें ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस हमारे यूट्यूब चैनल के सक्सेस कोचिंग क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय सो मच। आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको, यानी नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि हमारा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फोर्स यहाँ पे इसमें कंप्लीट हुआ। अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन के बारे में।
तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और हम आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।